Hello, my lovely students out there. This is ARK representing ARK 9. Dear CS professional students, RCD chapter 5th, class number 7. याद रखिएगा सारी क्लासेस अलग अलग इसलिए बना रहे हैं भाई, क्योंकि अगर तुम्हें आगे लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में तुम्हें प्रॉब्लम आ रहा है तो उसी का क्लास ऑब्जर्व करो. ऑलराइट. एंड याद रखिएगा न्यू स्टूडेंट्स कोई सा भी क्लास मिस मत करो यार भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम समझ रहे हो ना, एक एक मार्क्स आपको अजम्पशन या फिर अजम्पशन नहीं तो पासिंग कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. अब हम लोग समझने वाले हैं आरबीआई एक्ट. जी हाँ, अंडर रेगुलेटरी एक्शन आरबीआई एक्ट. सिंपल सा पहले कॉन्सेप्ट समझो और उसके बाद में फिर हमें ये टॉपिक फटाफट खत्म हो जाएगा हमारा. आरबीआई एक्ट, जी हाँ, हम जानते हैं आरबीआई एक्ट 1934 बेसिकली जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर एप्लीकेबल होता है. ठीक है, सिंपल से अगर वर्ड में हम समझें. एंड जब हम आरबीआई एक्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पर आरबीआई ये कह रहा है कि भाई जो भी कौन ध्यान सुनना, छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है. कोई भी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन. डेफिनेशन बहुत ध्यान सुनना, रट्टा नहीं मारना. नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन याद रखिएगा, जब बोल रहे हैं नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल नहीं बोल रहा हूं, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बोल रहा हूं अभी. सो जैसे आपने सुना होगा वेंचर कैपिटलिस्ट होता है. ठीक है, अभी शॉर्ट में लिख रहे हैं बताने के लिए. वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया, या आपने देखा होगा क्रेडिट यूनियंस होती हैं. क्रेडिट यूनियंस होती हैं. आपने निधि कंपनी का भी कॉन्सेप्ट सुना होगा, निधि कंपनी का कॉन्सेप्ट भी सुना होगा. ठीक है, ऑलराइट. या आपने सुना होगा जैसे कमिटीज बनाई जाती हैं, पर्टिकुलर कमिटीज बनाई जाती है किस लिए? फॉर फाइनेंसिंग पर्पसेस. ये बैंकिंग फंक्शन तो नहीं कर रही है, ये बैंकिंग फंक्शन तो नहीं कर रही है. ठीक है, बट क्योंकि ये लैंडिंग, जी हाँ, बोरिंग या लैंडिंग के कोई कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में एंगेज हैं. बात पकड़िए ध्यान से, ये बैंकिंग बिजनेस नहीं कर रही हैं. आरबीआई क्या कह रहा है, ये क्यों समझा रहा हूं डेफिनेशन, कई महान स्टूडेंट्स ऐसे हैं सीधा रट लेंगे इसको, फिर बाद में अगर केस स्टडी में अगर आ गया ना क्वेश्चन तो कंफ्यूज आएंगे. तो समझना, वेंचर कैपिटलिस्ट है, क्या कर रहा है भैया, फंड प्रोवाइड कर रहा है. बोला अच्छा, कोई क्रेडिट यूनियंस है, कोई निधि कंपनी है, या कोई कमिटीज हैं. ठीक है, ये अगर कोई फाइनेंसिंग काम कर रही है, फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रही है, बट प्योरली बैंक नहीं है, और ना ही अगर ध्यान से देखा जाए पूरा कोई एनबीएफसीज भी हैं. लेकिन आरबीआई एक्ट के अंदर ना इस एनबीएफसी को भी इंक्लूड किया गया. तो उन्होंने दो डेफिनेशन दिया, मतलब दो तरह से दिया. ध्यान सुनना, आरबीआई का सेक्शन 45 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934. वापस सुनेगा, सेक्शन 45 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई इंस्पेक्ट बाय इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी, मतलब वो किसी अपने ऑफिसर को अपॉइंट करेगा एज इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी. और वो क्या करने वाला है, अब ये बात है समझो कि किसके डॉक्यूमेंट्स, एनी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन. नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, क्रेडिट यूनियंस हैं, कमिटीज हैं जो फंड प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, और अगर हम बात करेंगे यू नो व्हाट, निधि कंपनी हो गया. क्लियर. एंड आगे बोला इंक्लूडिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, डेफिनेशन उसमें आगे बोला इंक्लूडिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मतलब एनबीएफसीज. अब जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं ना, ध्यान सुनना, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं. ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दो कैटेगरी में रखते हैं, आप लोग जानते होंगे. एक जो बैंकिंग फंक्शन करता है और एक होता है नॉन बैंकिंग फंक्शन करता है, जिसको हम बेसिकली एनबीएफसी कैटेगरी में डालते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में. और बैंकिंग का मतलब जो प्योरली बैंक्स हैं. बात पकड़ में आ रहा है? तो डेफिनेशन समझो, जब हम कह रहे हैं सेक्शन 45 एंड सबसेक्शन 1 की अगर इन्वेस्टिगेशन या सॉरी इंस्पेक्शन किया जा रहा है बाय द आरबीआई, तो ये इंक्लूड हो रहे हैं ये लोग कैटेगरी. फिर दूसरा बोला ये नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस बीइंग अ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, प्योरली किसके लिए कह रहा है? नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक्स नहीं. कौन हो गई? एनबीएफसीज. कौन हो गया? एनबीएफसीज. कौन हुआ? एनबीएफसीज. ध्यान से देखो, एनबीएफसीज. क्लियर हो रहा है? मतलब ये जो मैं तुम्हारे सामने इंस्टीट्यूशन के नाम बता रहा हूं, नॉन बैंकिंग इंक्लूडिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या नॉन बैंकिंग बीइंग अ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इनके ना क्या इनके स्टेटमेंट्स, इंफॉर्मेशंस, पर्टिकुलर्स
आरबीआई इंस्पेक्ट करवा सकता है। किस लिए करवाएगा? पर्पस क्या है? पर्पस है वेरीफाइंग द करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस, या किसी मान लीजिएगा क्रेडिट यूनियन को या वेंचर कैपिटलिस्ट को नोटिस भेजा जाएगा और आरबीआई पूछेगा भाई हमको है ना इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के पर्टिकुलर्स दो कि ये पैसा आपने जो दिया इसका ट्रांजैक्शन का वो डिटेल चाहिए। तो अगर वो कोई डिटेल नहीं देगा तब भी सेक्शन 45 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ आरबीआई एक्ट अप्लाई होगा। अब क्या हुआ है इस सेक्शन के अंदर? मैंने इस सेक्शन को तुम्हें अगर सीधे सिंपल वर्ड में बोलूं ना, मैं सीधी सी डेफिनेशन बोल देता ना, तो तुम्हारे साथ धोखा होता बहुत बड़ा। इसलिए यहाँ पर मैंने पहले एक्चुअली आपको बताने की कोशिश किया कि सेक्शन 45 सेक्शन 45 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ आरबीआई एक्ट, यहाँ आरबीआई के पास पावर है कि वो इंस्पेक्ट करा सकता है, क्या थ्रू इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी, कोई भी नॉन बैंकिंग इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब ये नॉन बैंकिंग कैटेगरी कौन सी है? तो इसलिए याद रखना माइंड में कि अगर कोई क्रेडिट यूनियन है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, वैसे तो बहुत सारी इंस्टीट्यूशन हम बनाएंगे यहाँ पे, जैसे म्यूचुअल फंड्स भी तो आता है, बात पकड़ मारा है, इंश्योरेंस कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनी है, ये कौन है? नॉन बैंकिंग फंक्शन करने वाली फर्म्स हैं। कौन सी फर्म्स है? नॉन बैंकिंग। इंश्योरेंस कंपनी बैंकिंग नहीं करता, जानते होगे ना, या म्यूचुअल फंड से बैंकिंग नहीं करता, बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की फॉर्म में वर्क करता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल वर्क करता है। अच्छा, एनबीएफसी अलग हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। जब हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पकड़ मारा है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बट अगर हम बोले सिर्फ नॉन बैंकिंग, सर ये बैंकिंग नहीं है, फाइनेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं, नॉन बैंकिंग, जैसे अभी क्रेडिट यूनियन है, ये स्पेसिफिक अपने लोगों को देगा, निधि कंपनी अपने लोगों को करेगा फंड्स। बट सर पैसे का लेन देन हो रहा है तो यहां पर आरबीआई अपना रोल प्ले करेगा, बात पकड़ में आया? तो अगर ये कैटेगरी जो हमने अभी सीखी यहां पर, ये कैटेगरी अगर इनसे आरबीआई कोई स्टेटमेंट्स है, इंफॉर्मेशन है, इनके पर्टिकुलर्स है, वो कॉल करेगा, वो देना पड़ेगा, नहीं दिया इंस्पेक्शन का ऑर्डर कर देगा। सिंपल सा याद हुआ सेक्शन, उम्मीद कर रहा हूं। अब फिर ओके, आगे क्या सीखेंगे इसमें हम लोग? तो बोला अच्छा सर, फिर बोलता है आगे नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूटी ऑफ एंड ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स। अब ये बहुत सिंपल सा, इसमें रट्टा नहीं मार रहा। अब जो भी मान लो कोई कमेटी है तो कमेटी का कोई मेंबर है वो, कंपनी है तो उसका डायरेक्टर है वो, बात पकड़ में आ रहा है, या कोई यू नो व्हाट फर्म है उसका एम्प्लॉय है, ये उनका ड्यूटी बनता है कि जब भी उनसे इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी इंफॉर्मेशन मांगे तो वो इंफॉर्मेशन जो उनकी कस्टडी में या उनके कंट्रोल में आती है वो इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करे, ड्यूटी है। इसको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझ के याद रखना है। देखो सेक्शन 45 एंड सेक्शन 2 करता है, पहले तो ये रीड कर लो एक बार फटाफट से। देखो अकॉर्डिंग सेक्शन 45 सेक्शन 45 एंड सेक्शन 1 आरबीआई एक्ट 1934, RBI may at any time cause an inspection to be made by one or more of officer, employees, other persons referred as inspecting authority. क्या कर सकता है? Any non-banking institution including finance institutions for the purpose of verifying the correctness of completeness of statement information particulars furnished to the bank for the purpose of obtaining information particulars which non-banking institution has failed to furnish on being called upon to do so, or any non-banking institution being a finance institution, मतलब specifically किससे कह रहा है? NBFCs के लिए specifically, if the bank consider it necessary or expedient to the inspect that institution. अब ये अगर यहां समझ में नहीं आया तो यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इन लोगों का ही ड्यूटी बोला गया, पावर और ड्यूटी क्लियर है। यहां पर पहले ड्यूटी क्लियर होगा, यहां से ये सेक्शन 2 आ गया, फिर आ गया पावर ऑफ इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी। अब ये सेम वही पावर है, क्या एग्जामिन करेगा, और ऑफ कोर्स जो एग्जामिन करेगा उसको क्या करेगा? ऑन ओथ लेगा कि भैया डायरेक्टर जो तू कह रहा है उस बात को ऑन ओथ बोल, मतलब एफिडेविट पे दो अपने स्टेटमेंट्स। According to section 45 and section 3, inspecting authority may examine on oath any director, member of any committee or body for a time being invested with the management of the affairs of the non-banking institution or other officer employed thereof. Relation to business may administer on oath accordingly. अभी इसमें रट्टा मारना, फिर समझना मेरी बात को, साइड में लिखो एग्जामिन द डायरेक्टर, पार्टनर, एम्प्लॉय ऑफ द कंसर्न इंस्टीट्यूशंस ऑन ओथ। बात पकड़ में आया? अब मैं तुमको जो बताऊं ना इस पूरे पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट बात है सबसे ज्यादा वो ये है। अगर मैं पूरे टॉपिक में इस टॉपिक के अंदर बात करूं, सिर्फ इतनी सी बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आओ देखो, कहता है पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रुप कंपनीज। अब एनबीएफसीज हैं, ठीक है, कंपनीज हैं, उनकी अपने ही अलग अलग विंग्स हैं, ठीक है, अपनी अपनी उनकी खुद की ग्रुप कंपनीज भी हैं। तो
कई बार क्या होता है कि यहाँ पर स्पेसिफिक ऑर्डर दिए जाते हैं कि उस कंपनी को ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ में अपने ग्रुप कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी एनेक्स करने होंगे। कब देखते हैं, देखो सेक्शन 45 and AA subsection 1, RBI may direct that a non-banking financial company to annex to its financial statements or furnish separately with such time at such intervals as may be specified by the bank statements and information relating to businesses or affairs of any group company. Businesses or बोलो मेरे साथ में, businesses or affairs of any group company of non-banking financial company as a RBI may consider necessary expedient। अब मान लीजिएगा, समझो एक NBFC जिसका बिजनेस ऑफ कोर्स फाइनेंसिंग का भी है, फिर एक दूसरी कंपनी है NBFC मतलब ए लिमिटेड एक NBFC है। ए लिमिटेड का एक दूसरा बिजनेस और है, ठीक है, एक और बिजनेस है जो वो अपने एक कंपनी उसे कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है, मान लीजिएगा बी लिमिटेड, ठीक है, वहां से वो मेडिकल का बिजनेस और करती है, मेडिसिन मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल का बिजनेस और करती है, ठीक है। अब ए लिमिटेड जो फाइनेंसिंग का बिजनेस में इन्वॉल्व है, उसका ग्रुप कंपनी बी लिमिटेड है, उसके अंदर मेडिकल का बिजनेस होता है, मतलब फार्मास्यूटिकल का बिजनेस होता है। अगर आरबीआई को लगा तो अंडर सेक्शन 45 एंड AA 1 ये पावर है आरबीआई के पास कि वो ऑर्डर कर सकता है कि भाई बी लिमिटेड की भी फाइनेंशियल्स एनेक्स करके दो, या सेपरेटली मांग सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस केस के अंदर, जो एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो एनबीएफसीज आप जानते हैं कंपनीज हैं, कंपनीज जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है। अब प्रोविजन तो ये कहता है कि भाई कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो भैया कंपनीज एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि एनबीएफसीज हैं और आरबीआई एक्ट से रेगुलेट होंगी, मतलब ऑफ कोर्स कंपनीज एक्ट की तो फॉलो करना है, लेकिन इनका स्पेशल एक्ट कौन सा हो गया, स्पेशल एक्ट कौन सा हो गया, आरबीआई एक्ट। तो ये बात बहुत सिंपल सा है कि अगर आरबीआई एक्ट मतलब आरबीआई चाहता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी की ऑडिट करवाई जाए या इस पर्टिकुलर कंपनी के ये डॉक्यूमेंट्स हमको सबमिट किए जाएं, और भले ही वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन से कॉन्ट्रैरी हो रहा हो, तो याद रखिएगा सिंपल सी बात है, स्पेशल एक्ट प्रिवेल होगा, मतलब आरबीआई एक्ट प्रिवेल होगा। देखो आओ, further according section 45 and AA subsection 2, notwithstanding anything contrary to contain the Companies Act 2013, the bank may at any time cause an inspection or audit to be made of any group company of an NBFC and its book of accounts। बात पकड़ में आया। अब कंपनीज एक्ट भले ही कॉन्ट्रैरी प्रोविजन दे रहा हो, लेकिन क्योंकि मैंने कहा एनबीएफसी रेगुलेट होंगे कैसे, आरबीआई एक्ट से, सो व्हिच वन एक्ट विल प्रिवेल, आरबीआई एक्ट। याद रहेगा, सिंपल एकदम सिंपल बात समझाने के लिए बताया है। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट देखते हैं। फेमा, जी हाँ, रेगुलेटरी एक्शन अंडर फेमा एक्ट। फेमा में आप एक बात अच्छे से जानते होंगे, देखो पहले एक फटाफट से छोटा सा आइडिया ले लेते हैं, ठीक है, फिर ये पढ़ना इजी हो जाएगा। फेमा एक्ट 1999, जी हाँ, जब भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बात आएगी, तो याद रखिएगा हम फेमा अप्लाई करते हैं। अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे किस सेंस में कह रहा हूं, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स गुड्स को लेके कह रहा हूं, क्योंकि मैं गुड्स की बात यहाँ पहले इसलिए कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट केस लॉ यहाँ डिस्कस करूंगा, या फिर ऑफ कोर्स जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स की बात हो रही होगी, अच्छा वो गुड्स हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकती हैं, और आपने देखा होगा उनके सबके रूल्स हैं। जब आप बात कर रहे होंगे किस तरीके, अच्छा गुड्स खरीदने बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके रूल्स की बात कर रहा हूँ, याद रखना इनके रूल्स की। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गुड्स परचेज किया, इंडिया आया है गुड्स, तो आप डिक्लेरेशन ले रहे हैं, ठीक है, बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं, ठीक है, बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं। फिर जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको कब तक विद होल्ड कर सकते हैं, और या फिर उसे कब तक आपको सरेंडर करना होगा, ये रूल्स बता रहा हूं, सुनना भाई, सुनना ध्यान से, ठीक है। आप उसको कब तक सरेंडर कर सकते हैं, ऑथोराइज्ड पर्सन कौन होगा भैया उसको होल्ड करने वाला, बात सारी जो आती है याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है फेमा एक्ट 1990 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, वहां पर हम देखते हैं एक ही इसी एक्ट के अंदर, जी हाँ, फेमा एक्ट के अंदर सेक्शन जब हम कंसीडर करते हैं 13, सेक्शन नंबर 13, मेरे साथ बोल लीजिएगा, बहुत काम का है, मैं आपकी मेहनत बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सेक्शन 13 जो है वो कहता है कि भाई अगर वायलेशन हुआ तो पेनल्टी लगाई जाएगी बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। एडजुडिकेटिंग का मतलब है जो बेसिकली कैलकुलेट करेगा कि अगर आपने फेमा एक्ट के किसी भी रूल्स, एक्ट्स
प्रोविजंस की वायलेशन करी है तो सेक्शन 13 अट्रैक्ट हो जाएगा और आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा और वो कैलकुलेट करेगा, आरजेडी के ऑफिसर आपकी पेनल्टी कैलकुलेट करेगा और पे करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी याद रखो एक बात, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं रेगुलेटरी एक्शन, तो फेमा एक्ट के अंदर अब मैं उम्मीद कर रहा हूं ना कि बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे फेमा के बारे में। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको एक सेक्शन याद हो उसका, पर बेसिक कॉन्सेप्ट याद होंगे। जैसे मैंने भी यहाँ पे एग्जांपल दिया कि अगर आप मान लीजिएगा गुड्स परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या ऐसा हो रहा है सर्विसेज रेंडर की जा रही हैं या रिसीव की जा रही हैं और वहां पर फॉरेन एक्सचेंज की बात होगी, फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस की जा रही है या फॉरेन एक्सचेंज आप याद रखिएगा रिसीव कर रहे हैं, ऐसे केसेस में आप जानते हैं फेमा एक्ट अपना अट्रैक्ट होता है। ठीक है, उसी के कुछ रूल्स हैं, जैसे चेक रिसीव किया है तो, कैश एनकेशमेंट करवा रहे हैं तो क्या रूल्स होंगे, ये सारी चीजें क्लियर। सो अब अगर फेमा के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहां पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, बोलो मेरे साथ में, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, इसका ऑफिस एस्टैब्लिश करता है का मतलब ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट विद अ डायरेक्टर एंड सच ऑफिसर्स और क्लास ऑफ ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ, अभी आगे बताऊंगा, ठीक है, हु शैल बी कॉल्ड ऑफिसर ऑफ एनफोर्समेंट, हु शैल बी कॉल्ड ऑफिसर ऑफ एनफोर्समेंट। तो ऐसे मैटर में जब याद रखिएगा हम बात करेंगे कि फेमा के प्रोविजंस को प्रॉपर्ली कंपाइल किया गया है, अच्छी बात है। अगर कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है तो याद रखिएगा फिर वो मैटर कहां जाएगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ऑलराइट, पावर ऑफ सर्च एंड सीजर एक्सेट्रा देखते हैं, देखो सेक्शन 37 सेक्शन 1 कहता है डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट एंड अदर ऑफिसर ऑफ एनफोर्समेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। ये छोटी सी क्वेश्चन याद रखिएगा कि अगर मान लीजिएगा सर्च एंड सीजर किया जा रहा है तो वो पर्सन जिसको डेजिग्नेट किया गया है उसकी रैंक जो है वो बिलो नहीं होनी चाहिए किससे, असिस्टेंट डायरेक्टर से। याद आइएगा, shall take up for investigation the contravention referred in section 13। सेक्शन 13 का मतलब अगर मैं ब्रॉडली बताऊं तो तुम देखो यहां पर आओ, अरे 13 यहां चला गया, सेक्शन 10 सेक्शन 6 है। 13 के अंदर यही बोला गया है कि अगर फेमा के एक्ट्स का, रूल्स का, या यहां पर जो प्रोवाइडेड गाइडलाइंस हैं, अगर इनकी वायलेशन हो रही है तो ईडी, जी हाँ, जैसा भी एग्जांपल लिया, मान लीजिएगा, ध्यान सुनिएगा, आपने गुड्स इंपोर्ट किया, बोला ठीक है, अब आपको बिल ऑफ एंट्री सबमिट करना पड़ेगा, आपने बिल ऑफ एंट्री सबमिट नहीं किया और आपने फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कर दिया और बोला ये क्या चक्कर है, मतलब कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, जिस पर्पस से गुड्स मंगाए उस पर्पस को तुमने यूज भी नहीं किया, किसी और पर्पस में जाकर इस्तेमाल कर रहे हो, कॉन्ट्रावेंशन ट्रीट होगा। इंपॉर्टेंट केस है, अभी बताऊंगा, ठीक है। सो यहां पर जो ऐसे मैटर को इंस्पेक्ट करेगा वो कौन है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ऑलराइट सर, ठीक है। सेक्शन 37 से 2 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट में आल्सो बाय नोटिफिकेशन ऑथराइज एनी ऑफिसर और क्लास ऑफ ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक नॉट बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में उस कंसर्न डिपार्टमेंट, कोई भी कंसर्न मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे देखा जाए तब भी, या आरबीआई जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी है उसको ऑथराइज कर सकता है कि भैया तुम रोल प्ले करोगे एज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। याद रहेगा, क्या करो, इन्वेस्टिगेट एंटी कॉन्ट्रावेंशन सेक्शन 13 डिपेंड्स ऑन, क्योंकि देखो कोई कंसर्न मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री के अंडर में कोई डिपार्टमेंट आती है, समझना, कोई कंसर्न मिनिस्ट्री है उसके अंडर में वो पर्टिकुलर सेक्टर है, डिपार्टमेंट आता है, और उस सेक्टर में वो जो कंपनीज रेगुलेट हो रही हैं या फर्म्स रेगुलेट हो रही हैं, ठीक है, या कोई इंस्टीट्यूशन रेगुलेट हो रहा है और वो कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी को ऑथराइज करेगा कि भाई एज अ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट आप इन्वेस्टिगेट कीजिएगा उस कंपनी के अफेयर जो आपके सेक्टर के, जो सेक्टर मतलब आपके कंट्रोल में आता है। बात पकड़ में आया? जैसे एज्यूम कर लो, एक बार के लिए एग्जांपल दे रहे हैं बताने के लिए, ठीक है। मान लीजिएगा रोड कंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, हम लोग जानते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रोड कंस्ट्रक्शन हुआ, रोड कंस्ट्रक्शन का टेंडर पास किया गया, टेंडर पास करने के बाद में कॉन्ट्रैक्टर ने रोड्स बनाई, ठीक है। अब ये अथॉरिटी कौन है, नेशनल हाईवे, बात ध्यान देगा, अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है नेशनल हाईवे बनाने की अथॉरिटी है, कंसर्न मिनिस्ट्री हो गया। अभी क्या होगा ना, अल्टीमेटली से कॉन्टैक्ट किया जाएगा कि अगर तुम्हारे यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ गड़बड़ किया हुआ है, ऐसे में नॉट बिलो द रैंक ऑफ द NHAI, मतलब नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ NHAI, उसको अपॉइंट किया गया एज एनफोर्समेंट डायरेक्टर की इन्वेस्टिगेट करो ये कॉन्ट्रैक्टर के पास में जिसने यहाँ से मटेरियल मंगाया या सर्विसेज बाहर से लिए, इसकी डिटेल्स हमको दीजिएगा, कहीं ये फेमा की वायलेशन तो नहीं कर रही है, बुद्धि में जा रहा है। चलिए, पावर ऑफ दीज ऑफिसर्स ऑलमोस्ट वही सेम बात रिपीट कर रहा है, देखो यहां से यहां तक तो वही सेक्शन 37 वापस रिपीट किया उन्होंने
कि पहला इन्होंने बोला एंड डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट को ऑथराइज किया जाएगा, उसमें से नॉट बिलो द रैंक ऑफ अदर ऑफिसर बिलो द रैंक, अरे नॉट बिलो लिख लेना, टाइपिंग मिस्टेक है, आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, हाँ, इनके नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकता है कि भैया इन्वेस्टिगेट कीजिएगा, वो सेम पावर है। पावर यहाँ पर सेम एज इट इज है जैसे कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज को अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिया जाता है, सेम वैसे ही जांच करने का, यहाँ सर्च सीज करने का अधिकार इनको भी दिया गया है। खतरनाक पावर्स हैं। अब देखो ये समझना, ये रूल इंपॉर्टेंट है, मैं आपका फोकस उन टॉपिक्स पे ला रहा हूं खास तौर से, आप देखिएगा जो एग्जाम के ओरिएंटेड है, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं पढ़ना है, भाई ये पढ़ा दिया है, भी बता दिया है, कोई ऐसा सोच रहा हो कि सर ये पढ़ना है, पढ़ा बता दिया। देखो पहली लाइन भी यही है, सेक्शन 8773 कहता है ऑफिसर रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 शैल एक्सरसाइज लाइक द पावर्स व्हिच आर कन्फर्ड ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटीज अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। आओ ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट, ध्यान से। In this context, FEMA encashment of draft, check instrument, payment of interest rule 2000. यहाँ रूल पढ़ाते हुए क्या कर रहे हैं? Provides that where investigation reference section 37 of the act is being taken up into any alleged contravention of any provision of the act, rules, regulations. Any act, rules, regulations. FEMA के act हैं, rules हैं, regulations. Directions or order or violation of any of the conditions subject to which RBI gives authorization. Alright sir, मतलब किसी भी एक्ट, मतलब FEMA एक्ट के रूल्स, रेगुलेशन या एक्ट खुद, डायरेक्शंस या ऑर्डर या कंडीशंस की वायलेशन अगर करी है, एंड एनी ड्राफ्ट, चेक, अदर इंस्ट्रूमेंट रिलेवेंट फॉर सच इन्वेस्टिगेशन। अब क्या हुआ, आपने कोई भी इन्वेस्टिगेट किया और किसी पार्टी का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुआ और उसका कोई चेक है, कोई ड्राफ्ट है, बात पकड़ में आ रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन टाइम में आपके पास मिला, किसको? उस ऑथराइज पर्सन को जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहा है। सच ऑफिसर शैल सेंड अ ड्राफ्ट, चेक और द इंस्ट्रूमेंट टू द रिजर्व बैंक और टू एन ऑथराइज पर्सन एज द ऑफिसर में स्पेसिफाई फॉर एनकैशमेंट, और उसको क्या कर जाएगा? एनकैश कर लिया जाएगा, ठीक है सर। The Reserve Bank authorized person is required to take the steps without delay for encashment of draft, check or other instruments, and to credit the proceeds of such encashment, less any commission expenses incurred for such encashment। वो हटाने के बाद में, क्योंकि भैया वो आप मान लीजिएगा अभी फॉरेन एक्सचेंज में है, फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट किया है, जो कमीशन या जो भी एक्सपेंसेस थे, कन्वर्जन के एक्सपेंसेस थे, वो डिडक्ट करने के बाद जो प्रोसीड्स है उस चेक की, ड्राफ्ट की, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा? एनकैश किया जाएगा और उसको कहां भेज देगा? टू सेपरेट अकाउंट इन द नेम ऑफ डायरेक्टोरेट एनफोर्समेंट, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने तक, जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा, ये पैसा नहीं मिलने वाला है। उसका जो भी ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, वापस बोलो ना, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से जो भी कैश है, चेक है, वो सब सेपरेट अकाउंट में जाएगा डायरेक्टोरेट एनफोर्समेंट के। All right, sir. Now, the central government is required to indemnify the Reserve Bank or authorized person against any liability which may incur reason by of or in connection with the encashment of the draft, check or other instruments delivered to it. Of course, अब भाई एनकैशमेंट करने के बाद में जो भी नुकसान अगर हुआ है तो आरबीआई को भरना पड़ेगा, लेकिन आरबीआई या ऑथराइज पर्सन जो भी भर रहा है, देखिएगा उसको इंडेमनिफाई किया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी इसमें बहुत डिफिकल्ट बात नहीं, सिंपल सी बात है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मान लो कोई ड्राफ्ट है, डिमांड ड्राफ्ट आपके फेवर में है, मतलब पार्टी के जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या कोई चेक है। अब ये थोड़ी ना इन्वेस्टिगेशन में, ऑफकोर्स इन्वेस्टिगेशन टाइम में उसे क्या कर लिया जाएगा? एनकैश कर लिया जाएगा, सेपरेटली भेज देगा। इन्वेस्टिगेशन अगर हो गया, अगर अगेंस्ट गया आपके, तो ऑफकोर्स अमाउंट गया हाथ से, मतलब सीज हो गया, नहीं तो लेटर ऑन वो आपको रिलीज कर दिया जाता है। एम्पावरिंग द अदर ऑफिसर्स, अब ये दो बातें वापस सुनना, सेम रिपीट हो रही है। Empowering the other officers, section 38, section 1 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट में by order subject to condition limitation as it thinks fit to impose, authorize any officer of customs or central excise officer, any police officer or other officer of central government, state government, exercise as power and discharge as other duties of director of enforcement or any officer of enforcement under this act। सिर्फ रीड कर लीजिएगा ताकि थोड़ा आइडिया मिल जाए कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज कर सकते। देखो समझो यार, ये ना क्रिमिनल लायबिलिटी राइज होने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ऐसा केसेस में पुलिस असिस्टेंस चाहिए तो आपको उसको ऑथराइज कर सकता है, इन्वेस्टिगेट करवाना है पुलिस को ऑथराइज करके भी करा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर्स को भी ऑथराइज कर सकते हैं। वहीं अकॉर्डिंग सेक्शन 38 सेक्शन 2 कहता है ऑफिसर रेफरेंस सेक्शन 1, इनकी पावर कैसी मानी जाएगी? इनकम टैक्स अथॉरिटीज। माने जाने का मतलब यहाँ पे क्या है?
एज इनकम टैक्स अथॉरिटीज जिस तरह से सर्च एंड सीज एंड प्रोसेस फॉलो कर सकती हैं, पावर एक्सेस कर सकती हैं, पुलिस एक्सेस ले सकती हैं, सेम यहां पर भी ये लोग भी कर सकते हैं। अब आओ देखते हैं आगे। प्रिजम्पशन एज टू द डॉक्यूमेंट्स इन सर्टेन केसेस, मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट शैल बी ट्रीटेड एज एविडेंस, ये कहना चाहता है, इसका मीनिंग क्या है समझना। मतलब प्रिजम्पशन का मतलब यहां पर किस सेंस से कह रहा है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे रिसीव हो रहे हैं उन्हें प्रिज्यूम किया जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट एंड दे शैल बी ट्रीटेड एज एविडेंस। ध्यान से सुनना। According to section 39, where any document is produced or furnished by any person has been seized from the custody or control of any person, either in case, चाहे वो दोनों चीज समझना, प्रोड्यूस किया गया तो या उसने प्रोवाइड किया तब, फ्रॉम द कस्टडी कंट्रोल ऑफ एनी पर्सन, either in case under this act or under any law, और जैसे आपने रॉबर्ट वाड्रा केस सुना था, उम्मीद कर रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत जबरदस्त पीछे पड़ा और आप बाकी सारी कहानी जानते होंगे, उम्मीद कर रहा हूं, है ना। रॉबर्ट वाड्रा केस के अंदर अब जो जो उनसे डॉक्यूमेंट्स या मांगे गए या उनकी तरफ से इन्वेस्टिगेट करके मिले या उनसे डिमांड किए गए, उन्होंने प्रोवाइड किए, उन डॉक्यूमेंट्स को एज एविडेंस ट्रीट किया जाएगा। फिर समझना, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस टॉपिक में। यह कहता है वेयर एनी डॉक्यूमेंट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया duly authenticated by such authority or person in respect manner may be prescribed in the course of investigation of any contravention of this act alleged to have been committed by any person. Such document is standard in any proceedings. Such sponder मतलब ये जो डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ है कहीं से, कहाँ, आउटसाइड इंडिया से मिला आपको, ठीक है। मान लीजिए किसी कंपनी के ब्रांच ऑफिसर्स बाहर हैं या कोई पार्टी है जो बाहर से आपको फंड प्रोवाइड करता है, वहां से डॉक्यूमेंटेशन आपको, कोई भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपको रिसीव हुआ है रिलेटेड टू द सच ट्रांजैक्शंस, उस ट्रांजैक्शन को प्रोसीडिंग्स में, जी हाँ सॉरी, उस डॉक्यूमेंट को प्रोसीडिंग्स में रखा जा सकता है, मतलब एज ए टेंडर्ड in proceedings under this act in evidence against him, as evidence against him or against him and any other person who is processed against jointly with him, the court or adjudicating authority as the case may be shall presume unless the contrary is proved that a signature in every other part of such document which purpose to be in the handwriting, ध्यान सुनना, purpose to be in handwriting, purpose मतलब क्या होता है, ये माना जाएगा to be in a handwriting of any particular person or which the court may reasonably assume to have been signed by or to have been in writing any particular person is in that person's handwriting, in case of any document executed or attested that it was executed or attested by the person by whom it purposed to have been so executed or attested. प्रिजम्पशन का मतलब ये है, ध्यान समझना, जैसे रॉबर्ट वाड्रा केस के अंदर अगर कोई डॉक्यूमेंट उनसे रिसीव हुआ है या उनकी हैंडराइटिंग में है तो यही माना जाएगा कि भैया वो उनसे बिलोंग करता है, ठीक है। क्योंकि देखो एज एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, फैक्ट्स पता लगाया फिर कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इन्वेस्टिगेट क्या करो, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, तो एग्जैक्टली टू डिटरमाइन कि भैया वायलेशन है, कॉन्ट्रावेंशन है, नहीं है, कॉन्ट्रावेंशन है, इसी बात को डिटरमाइन किया जा रहा है, पकड़ मारा है। फिर क्या कहता है, एडमिट द डॉक्यूमेंट इन एविडेंस नॉटविथस्टैंडिंग दैट इट इज नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटा सा, कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किया गया, ठीक है, मान लो कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई आउटसाइड इंडिया, ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी है कौन सी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो डॉक्यूमेंट हम इंडिया में कहते हैं भैया उसको वैलिड मानेंगे जब उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे की गई हो, बट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ना, अगर उसमें नहीं पे किया गया स्टैम्प ड्यूटी तब भी वो एज एविडेंस इस केस के लिए ट्रीट हो रहा है। आपने पढ़ा भी होगा बेसिकली, जहां पर हम बात करते हैं मैटर, जब क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, मतलब जहां सीआरपीसी से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, खैर प्रोसीजर की बात कर रहा हूं, बट मैं कहना चाह रहा हूं जहां क्रिमिनल मैटर्स होते हैं वहां पर स्टैम्प ड्यूटी मैंडेटरी नहीं होता टू टेक द डॉक्यूमेंट एज एविडेंस। किसी डॉक्यूमेंट को अगर क्रिमिनल केसेस के अंदर आप अगर रिसीव कर रहे हैं एज एविडेंस तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं किया गया तो उससे वो इनवैलिड नहीं होता। बट ये नहीं कह रहा हूं कि स्टैम्प ड्यूटी पे करने जो नहीं होता, वो लेटर ऑन पे करवा ली जाती है। सिविल के अंदर मैंडेटरी होता है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट अगर स्टैम्प ड्यूटी पेड नहीं है तो एविडेंस ट्रीट नहीं करते हैं सिविल केसेस के अंदर। नाउ
In case following clause first, all presume unless the contents prove the truth of the contents of the such document. सर फर्स्ट का कौन सा है? फर्स्ट का मेरे बच्चे यही वाली बात कह रहे थे कि अगर कोई पर्सन जो प्रोड्यूस कर रहा है कोई डॉक्यूमेंट या फर्निश कर रहा है कोई इंफॉर्मेशन या जिसकी कस्टडी में है या किसके कंट्रोल में है वो दे रहा है, उसे भी एज ए ट्रुथ ही माना जाएगा, मतलब एविडेंस ट्रीट करेंगे उसको भी। क्लियर? अब ये सिर्फ समझना है, इसका रट्टा बिल्कुल नहीं मानना। ये नहीं होने वाला है कि एग्जाम में तुमसे ये लिखवाएगा, ट्रस्ट मी। केस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको एग्जामिन, अब ये ध्यान से रखना है कि भैया कोई इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर कोई डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया गया है और वो एक्शन 39 के अंदर फॉल हुआ क्या डॉक्यूमेंट? हाँ जी, डॉक्यूमेंट फॉल हो गया वो, फिर क्या वो एज एविडेंस ट्रीट हो सकता है? हाँ जी, एविडेंस ट्रीट हो सकता है। सिर्फ इसमें स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं है, लेकिन फिर भी वो एज एविडेंस ट्रीट होगा फॉर दिस पर्पस। चलिए, कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनीज, अब ये देखो ये सिर्फ रीड करने वाला है, बता दो तुमको कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनीज के अंदर क्या है। सिंपल सी बात है, सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 कह रहा है कि भैया जब कोई कॉन्ट्रावेंशन अगर कंपनी, जी हाँ, जैसे मान लो ए लिमिटेड एक कंपनी है, वो कॉन्ट्रावेंशन क्या है, मतलब फेमा प्रोविजन का, तो जो भी पर्सन इंचार्ज होगा जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, अफेयर्स कंट्रोल करता है, जैसे कंपनी केसेस में डायरेक्टर्स हैं या केएमपीज हैं, वो पर्टिकुलर जो कि उस ड्यूटी के लिए इंचार्ज थे, वो उनकी लोगों की भी लायबिलिटी बनेगा। सिर्फ ये रीड करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। सेम सेक्शन 42 के अंदर भी क्या रखा है। अब लेकिन एक मजे की कहानी बताऊं, इस पे अच्छा खासा केस है, क्या समझो इसको सिर्फ रीड करना, पहले समझ लो उसको एक बार। कोई केस लॉ जो आएगा ना वो समझना ज्यादा जरूरी है। समझो, एक कंपनी है, एज्यूम कर लेते हैं ए लिमिटेड के अंदर 5 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, 5 डायरेक्टर्स हैं, ध्यान सुनना। अब कोई ट्रांजैक्शन हुआ, मान लीजिए कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें से 3 डायरेक्टर्स विलफुली, मतलब इंटेंशनली, जानते हुए भी फेमा एक्ट के प्रोविजंस की वायलेशन की है, और 2 डायरेक्टर्स जो है ना, 2 डायरेक्टर्स, रेस्ट ऑफ 2 डायरेक्टर्स वो अवेयर ही नहीं थे, तो क्या सर ये लोग लायबल नहीं होंगे? एट द फर्स्ट इंस्टेंस पांचों के पांचों लायबल होंगे, बात समझना। अब ये 2 डायरेक्टर ये अगर ये प्रूव करते हैं क्या कि भैया हमें इस बात का नॉलेज नहीं है या हमें नॉलेज था बट हमने ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज किया, मतलब क्या है सर, समझो। देखो, ये बात कहना और कोर्ट में प्रूव करने में बहुत फर्क है, लेकिन लॉ मेकर्स जानते थे कि अगर कोई इनोसेंट है, मान लीजिए आपने तो कहा ठीक है डायरेक्टर्स की ड्यूटी बनती है, बट अगर आपको पता ही नहीं हो कि क्या हो रहा है, ठीक है, तो क्या आपको क्रिमिनल ट्रीट कर लिया जाए? ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन ये प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर ये 2 डायरेक्टर्स प्रूव कर देते हैं दे हैड नो नॉलेज ऑफ द अफेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, और ये कह देते हैं कि हमें पता था बट हमने ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज किया। अब ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज का मतलब कि हमने कंसर्न मिनिस्ट्री को नोटिस या मेल डाला, हमने डायरेक्टर्स को ऑब्जेक्शन रेज किया, मिनट्स में भी ये बात लिखा हुआ है कि हमने ऑब्जेक्शन रेज किया था कि हम लोग उसको एग्री नहीं करते हैं और हम डिसअप्रूव करते हैं पूरी तरह से, ये कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है। इसके साथ साथ हमने पब्लिक अथॉरिटीज को भी इंटीमेट किया, तो यहां पर तो ये एविडेंस बन गया और ये 2 डायरेक्टर बच जाएगा। लेकिन अगर ये प्रूव नहीं कर पाता है, इन दैट केस ये लोग भी लायबल होगा। तो ए लिमिटेड तो बेचारी भरेगी नुकसान, साथ साथ जो डायरेक्टर्स या ड्यूटी जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं, कौन? ऑफिसर इंचार्ज, वो लोग भी लायबल होगा। अब यहां पर ना ध्यान सुनना, इसीलिए इसको मैं तुमको सिर्फ रीड करने को कह रहा हूं, क्योंकि एक और चीज यहां क्लियर कर दूं जो कि सेक्शन 42 सेक्शन 2 में बोली गई। यहां जो वर्ड यूज किया जा रहा है ना, कंपनीज इंक्लूड्स, बड़ा लिख दो यहां पे, इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट फर्म, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट एंड फर्म्स, कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट एंड फर्म्स फॉर दिस पर्पस। हम जानते हैं अलग अलग है, बट यहाँ इस पर्पस के लिए हम उसको रीड कर रहे हैं। तो अगर मान लो फर्म है तो पार्टनर्स लोग लायबल होगा, और पकड़ मारा है बॉडी कॉर्पोरेटर्स का, तो उसका जो मैनेजमेंट अफेयर्स कंट्रोल कर रहा है वो लोग लायबल होगा, पकड़ मारा है। इसी पर है ना केस लॉ है, देखो ये वाला, इसी पर एक केस लॉ है, यही पढ़ाना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये केस लॉ जो है समझो, ये जान है इस टॉपिक की। मतलब अगर मुझे कहा जाए कि सर अगर आपको कंक्लूड करना चाहें फेमा एक्ट के रेगुलेटरी एक्शन को, तो मैं कहूंगा कि यहां से इसको अगर समझ में आ गया तो ये बात खत्म हो गया। जी हाँ, हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग क्या है, ध्यान सुनना।
सेक्शन इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनते रहना। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, आओ रीड करते हैं केस लॉ। So Bruno Boss, appellant versus Enforcement Directorate and others, respondent. Facts of the case. Ashoka's notice was issued to the appellant stating that adjudicating authority was satisfied that there was a prima facie contravention of section 10 subsection 6. Section 10 subsection 6 of FEMA Act. क्या है, आओ देखो एक बार, देख लो ध्यान से, देखो पहले एक बार, ठीक है। किसी को नहीं पता हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बहुत काम आने वाला है, बाद में मत बोलना। आओ देखो सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्या कहता है, एनी पर्सन, ध्यान से, एनी पर्सन, इधर 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 ध्यान दो, एनी पर्सन अदर देन एन ऑथराइज्ड पर्सन, मैं उम्मीद कर रहा हूँ जानते हो कि फेमस जिसको बोला हुआ है, ठीक है। जैसे जनरली बैंक्स कैटेगरीज हैं या जो यू नो मनी एक्सचेंजर्स होते हैं, दे आर ऑथराइज्ड बाय द आरबीआई। Who has acquired or purchased foreign exchange for any purpose mentioned in the declaration। मतलब आप अब देखो डिक्लेरेशन दे रखा था, किस पर्पस से आपने फॉरेन एक्सचेंज रिसीव किया है, आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी है उसके लिए आपने रिसीव किया है पैसा, ठीक है, या आपने कोई गुड्स डिलीवर किया उसके लिए पैसा रिसीव किया है। सो कहता है मेंशन इन द डिक्लेरेशन मेड बाय हिम टू ऑथराइज्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 5 डज नॉट यूज इट, मतलब आपने उसे इस्तेमाल नहीं किया। फिर सुनना वापस, आपने कोई गुड्स परचेज किए उसके बदले रेमिटेंस किया है, या गुड्स परचेज किए जो आप पर्पस तो क्या बता रहे हो, आप जानते होगे ना, जब आप परचेज करते हैं तो आप डिक्लेरेशन देते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म में लिखते हैं कि किस पर्पस से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहता है डज नॉट यूज इट फॉर सच पर्पस और डज नॉट सरेंडर इट टू ऑथराइज्ड पर्सन विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड और यूज द फॉरेन एक्सचेंज सो एक्वायर्ड, या उसने इस्तेमाल किया और परचेज फॉर एनी अदर पर्पस फॉर विच परचेज और एक्विजिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज नॉट परमिसिबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और द रेगुलेशंस or directions or order made they under shall be deemed to have committed contravention provision of the act for the purpose of this section। क्लियर एकदम, सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 की डेफिनेशन है। अब देखो यहां पर आओ, ऑलराइट, अब देखो आओ देखते हैं। सो 10 सेक्शन 10 सबसेक्शन में आया, read with section 46 and 47 of the said act, FEMA manual complaint file against the company of which appellant was the managing director. The reply to show cause notice filed on behalf of the company, including for the appellant, and the submission made before the adjudicating authority were duly considered by the adjudicating authority. Adjudicating authority concluded that notice C company and the appellant had violated the provision of section 10 subsection 6। क्या किया था उन्होंने, आइए देख लेते हैं एक बार क्या किया। देखो, foreign exchange manual having found that goods had arrived in India but a company failed to submit bill of entry and did not take the delivery of goods, and the import formalities would have had completed only after submission of bill of entry. Thus, though the goods for which the foreign exchange was remitted had reached the destination of the users, but the same were not released and such was kept in bonded warehouse। अब आप देखो सेक्शन 10 सेक्शन 6 की अगर आपने डेफिनेशन में आया तो आप समझ रहे हैं ना, जिस पर्पस से मंगाया गया उस पर्पस से आप इस्तेमाल नहीं किए हैं ना। द रिजल्टेड इन कॉन्ट्रावेंशन वारंट इश्यूज or issuance of show cause notice to the company and the appellant. Incidentally, the adjudicating authority imposed penalty on appellant and the company. The company as well as the appellant carried out the matters in appeal before a special director, FEMA and Commission of Income Tax. The appellant authority dismissed both appeal and was pleaded to uphold the decision of the adjudicating authority. As it is रखा, उन्होंने बोला नहीं adjudicating authority ने जो penalty लगाई है वो सही है। But being aggrieved, the company and as well as the appellant, फिर कहाँ पहुंचा हाई कोर्ट ने भी वही कहा adjudicating authority तुम सही हो। मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्जामिन किया, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई तुम लायबल हो। अब शांत से सुनना, इसमें क्या समझाना चाह रहा हूं, इसमें यह कहा जा रहा है कि जो एमडी है ना कंपनी का, उसने ये कहा कि भाई मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं थी कि यहाँ पर कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई तुम एमडी हो और कंपनी के अफेयर्स को ना, कंपनी के अफेयर्स तुम कंट्रोल कर रहे हो, मतलब तुम डे टू डे बिजनेस के एक्टिविटीज के बारे में जानते हो, ठीक है। और अपोज प्रेजम्पशन है कि भाई मैनेजिंग डायरेक्टर है, मतलब भैया रेगुलर डायरेक्टर है, जानता है कि कंपनी कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, कहां नहीं कर रहा, तो ये इस चीज का आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है।
कॉन्ट्रावेंशन में एमडी को इसलिए साथ में रखा गया और इसलिए उसको भी लायबल माना गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ड्रॉ किया गया है, सेम वही बात रिपीट किया गया, इसलिए मैंने आपको कंक्लूड किया है। याद रखना बहुत सारे केस लॉज मैं खुद और कुछ आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और जिनको नहीं आता है एना के 9 के व्हाट्सएप पर उनको आंसर भी कर रहा हूँ। तो अगर कोई नया स्टूडेंट है कंफ्यूज मत होता ना भाई, एना के 9 के व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी भेज सकते हो, वहां मैं तुम्हें टेक्निकल कोई वर्ड्स में लगता है समझ में नहीं आया तो मैं आपको उसको आंसर करूंगा। बट मेन जो क्रक्स था ना वो यही फैक्ट्स को ही कंसिडर करके ही सामने क्लियर हो गया। बात पकड़ में आया? नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के बारे में, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। आज वाला टेस्ट मत छोड़ना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास मत छोड़ना, पहले कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट क्लास करो, एंड टेस्ट करना मैंडेटरी है। गुड बाय, टेक केयर।